नमस्कार दोस्तों। हमारी आज की कहानी है गहरा राज। संयुक्त तो परिवार की छोटी बहू बने हुए इरा को 1 महीना ही हुआ था कि उसने घर के माहौल में अजीब सा तनाव महसूस किया। कुछ दिन तो विवाह की रस्म और हनीमून में हंसी खुशी बीत गई, पर अब नियमित दिनचर्या शुरू हो गई थी। आरव ऑफिस जाने लगा था। सासू माँ कल्याणी, ससुर दिवाकर, जेठ अनिकेत, जेठानी धरा और उनकी बेटी महक का पूरा रूटीन अब इरा को समझ आ गया था। अनिकेत घर पर ही रहते थे। इरा को बताया गया था कि वो कॉर्निक डिप्रेशन के मरीज हैं। इसके चलते वो कहीं कुछ काम कर ही नहीं पाते थे। उन्हें अकेला नहीं छोड़ा जा सकता था। ये बीमारी उन्हें कहाँ, कब और कैसे लगी, किसी को नहीं पता था। वे घंटों चुपचाप अपने कमरे में अकेले लेटे रहते थे। जेठानी धरा के लिए इरा के दिल में बहुत सम्मान और स्नेह था। दोनों का आपसी प्यार बहनों की तरह हो गया था। सासू माँ का व्यवहार धरा के साथ बहुत रूखा सूखा था। वो हर वक्त धरा को कुछ ना कुछ भला बुरा कहती रहती थी। धरा चुपचाप सब सुनती रहती थी। इरा को ये बहुत नागवार गुजरता। बाकी कसर सासू माँ की छोटी बहन उर्मिला आकर पूरी कर देती थी। इरा हैरान रह गई थी जब एक दिन उर्मिला मौसी ने उसके कान में कहा, आरव को अपनी मुट्ठी में रखना। इस धरा ने तो उसे हमेशा अपने जाल में ही फंसा कर रखा है। कोई काम उसका भाभी के बिना पूरा नहीं होता। तुम मुझे सीधी लग रही हो, पर अब जरा अपने पति पर लगाम कसकर रखना। हमने अपने पंडित जी से कई बार कहा कि धरा के चक्कर से बचाने के लिए कुछ मंत्र पढ़ दें, पर आरव माना ही नहीं। पूजा पर बैठने से साफ मना कर देता है। इरा को हंसी आ गई थी। मौसी, पति है मेरे, कोई घोड़ा नहीं जिस पर लगाम कसनी पड़े। और इस मामले में पंडित जी की क्या जरूरत थी। इस बात पर तो वहां बैठी सासू माँ को भी हंसी आ गई थी, पर उन्होंने भी बहन की हाँ में हाँ मिलाई। उर्मिला ठीक कह रही है। बहुत नाच लिया और अब अपनी भाभी के इशारों पर। अब तुम उसका ध्यान धरा से हटाना। इरा हैरानी से दोनों बहनों का मुंह देख रही थी। एक माँ अपने छोटे बेटे और बड़ी बहू के रिश्ते के बारे में ऐसी गलत बातें कर रही है, वो भी घर में आई नई नवेली बहू से। फिर वो अचानक हंस दी तो सासू माँ ने हैरान होते हुए कहा, तुम्हें किस बात पर हंसी आ रही है? आपकी बातों पर, इरा ने सहजता से कहा। उर्मिला ने डपटा, हम कोई मजाक कर रहे हैं क्या? हम तुम्हारे बड़े हैं, तुम्हारे हित की ही बात कर रहे हैं। धरा से दूर ही रहना। उर्मिला बहुत देर तक उसे पता नहीं कब कब के किस्से सुनाती रही। धरा रसोई से निकल कर वहां आई तो सबकी बातों पर ब्रेक लग गया। इरा ने भी अपना ऑफिस ज्वाइन कर लिया था। उसकी भी छुट्टियां खत्म हो गई थी। आरव और इरा साथ ही निकलते थे और लौटते कभी साथ थे कभी अलग। सुबह तो इरा व्यस्त रहती थी, पर शाम को आकर धरा की मदद करने के लिए तैयार होती तो धरा उसे स्नेह से दुलार कर कहती, रहने दो इरा, ऑफिस से आई हो, आराम कर लो। नहीं भाभी, सारा काम आप ही करती रहती हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। कोई बात नहीं इरा, मुझे आदत है। मैं काम में लगी रहती हूँ तो मन लगा रहता है, वरना तो पता नहीं क्या क्या टेंशन होती रहती है खाली बैठने पर। इरा उनका दर्द समझती थी। पति की बीमारी के कारण उनका जीवन कितना एकाकी था। महक की भी चाची से बहुत बनती थी। इरा उसकी पढ़ाई में भी मदद कर देती थी। 6 महीने बीत गए। एक शनिवार की सुबह सुबह धरा की भाभी का फोन आया। धरा के मामा की तबीयत खराब थी। धरा सुनते ही परेशान हो गई। इन्हीं मामा ने धरा को पाल पोस कर बड़ा किया था। इरा ने कहा, भाभी आप परेशान मत हो, जाकर देख आइए। मैं की परीक्षाएं हैं सोमवार से, मैं देख लूंगी सब, आप आराम से जाइए। सासू माँ ने उखड़े स्वर में कहा, आज चली जाओ बस से, कल शाम तक वापस आ जाना। धरा ने जी कहकर सिर हिला दिया। उसकी मामा मामी के सिवा कोई और था ही नहीं, और वे भी निसंतान थे। तभी ईरा ने कहा, नहीं भाभी, मैं आरव को जगाती हूँ, उनके साथ कार में आराम से जाइए। यहाँ मेरठ से सहारनपुर तक बस के सफर में समय बहुत ज्यादा लग जाएगा, जबकि इनके साथ जाने से सब लोगों को भी सहारा रहेगा। सासू माँ का मुंह खुला का खुला रह गया, कुछ बोल ही नहीं पाई और पैर पटकते हुए इधर उधर घूमने लगी। क्या जमाना आ गया है, सब अपनी मर्जी करने लगे हैं। तभी ससुर जी बोले, इरा ठीक तो कह रही है, जाने दो उसे आरव के साथ। कल्याणी को और गुस्सा आ गया, आप चुप ही रहो तो अच्छा होगा, पहले ही आपने दोनों बहुओं को सिर पर चढ़ा रखा है। आरव पूरी बात जानने के बाद तुरंत तैयार होकर आ गया था। चलो भाभी, मैं ऑफिस से छुट्टी ले लूंगा, जब तक मामा जी ठीक नहीं होते हम वहीं रहेंगे। इरा ने दोनों को नाश्ता करवाया और फिर प्रेम पूर्वक विदा किया।
अनिकेत बैठे तो वही थे, पर उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। दोनों चले गए तो वे अपने बेडरूम में चले गए। शनिवार तक इरा की छुट्टी थी। वो मेड मंजू के साथ मिलकर घर का काम निपटाने लगी। शाम तक उर्मिला मौसी फिर आ गई थी। उनके पति की मृत्यु हो चुकी थी और अपने बेटे बहुओं से उनकी बिल्कुल नहीं बनती थी, इसलिए उनका घर आना जाना लगा ही रहता था। उनका घर 2 गली दूर ही था। दोनों बहनें एक जैसी थीं, एक जैसा व्यवहार, एक जैसी सोच। उर्मिला ने आराम से बैठते हुए इरा से कहा, तुम्हें समझाया था ना, अपने पति को जेठानी से दूर रखो। इरा मुस्कुराई। हाँ मौसी, आपने समझाया तो था। फिर आरव को उसके साथ क्यों भेज दिया? अस्पताल में मामा जी और मामी को किसी की भी जरूरत पड़ सकती है ना मौसी। उर्मिला ने माथे पर हाथ मारते हुए कहा, दीदी, छोटी बहू को तो जरा भी अकल नहीं है। कल्याणी ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, क्या करूं, समझा लो, जरा भी असर नहीं है इस पर, बस मुस्कुरा कर चल देती है। मैंने सुना है महक आरव की ही संतान है। अनिकेत का हाल तो पता ही है ना सबको। इरा बहुचक्की सी उर्मिला का मुंह देखती रह गई। क्या कह रही हो मौसी? हाँ बहू, सब रिश्तेदार पड़ोसी यही कहते हैं। इरा पल भर कुछ सोचती रही, फिर सहजता से बोली, छोड़िए मौसी, कोई और बात करते हैं। अच्छा, चाय पीने का मूड बन गया है, चाय बनाकर लाती हूँ। उर्मिला हैरानी से इरा को जाते देखती रही। इतने में कल्याणी भी वहां आ गई। उर्मिला को हैरान देख बोली, क्या हुआ? अरे ये तुम्हारी छोटी बहू कैसी है, इसे कुछ भी कह लो, अपनी धुन में ही रहती है। कल्याणी ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, हाँ, धोखा खाएगी किसी दिन। अपनी आंखों से देख लेगी तो आंखें खुलेंगी। हम बड़े अनुभवी लोगों को कौन सुनता है आजकल। ईरा ने टीवी देख रहे ससुर जी को एक कप चाय दी, फिर जाकर धरा के बेडरूम में देखा। अनिकेत गहरी नींद में थे। कल्याणी और उर्मिला ने चाय पीनी शुरू ही की थी कि इरा का मोबाइल बज उठा। आरव का फोन था। बात करने के बाद इरा ने बताया, माँ, भाभी के मामा जी को 3-4 दिन अस्पताल में ही रहना पड़ेगा। आरव ने छुट्टी ले ली है, वो भाभी को साथ लेकर ही आएंगे। मैंने भी यही कहा था, वहां आप दोनों देख लो, यहाँ तो हम सब ही हैं। कल्याणी ने डपटा, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? जो धरा चाहती है आरव वही करता है। तुमसे कहा था ना, आरव को उससे दूर रखो। आप चिंता ना करें माँ, मैं देख लूंगी। अच्छा, महक आने वाली है, मैं उसके लिए कुछ नाश्ता बना लेती हूँ। भाभी के आने तक छुट्टी ले लूंगी, जिससे घर में किसी को परेशानी ना हो। दोनों को हैरान छोड़ इरा काम में व्यस्त हो गई। आरव और धरा लौट आए थे। धरा और इरा स्नेहपूर्वक लिपट गई। दिवाकर वहां के हालचाल पूछते रहे। अनिकेत ने सब चुपचाप सुना, कहा कुछ नहीं। उनका अधिकांश समय दवाइयों के असर में सोते हुए ही बीतता था। उन्हें अजीब से डिप्रेशन के दौरे पड़ते थे, जिसमें कभी वे चीखते चिल्लाते थे तो कभी घर से बाहर भागने की कोशिश करते थे। सासू माँ को धरा फूटी आंखें नहीं सुहाती थी, जबकि खुद ही उसे बहू बनाकर लाई थी। बेटे की बीमारी का सारा आक्रोश वो धरा पर ही निकाल देती थी। घर का सारा खर्च आरव और इरा ही उठाते थे। दिवाकर रिटायर्ड थे और अनिकेत तो कभी कोई काम कर ही नहीं पाए थे। उनकी पढ़ाई भी बहुत कम हुई थी। 3 साल बीत गए। इरा ने एक स्वस्थ सुंदर पुत्र को जन्म दिया तो पूरे घर में उत्सव का माहौल बन गया। नन्हे अंश को दुलारते हुए धरा ने ही अंश की पूरी जिम्मेदारी संभाल ली थी। इरा के ऑफिस जाने पर धरा ही अंश को संभालती थी। कई पड़ोसी और रिश्तेदार अंश को देखने आते रहते और इरा के कानों में मक्कारी से घुमा फिराकर आरव और इरा के अवैध संबंधों की जानकारी का जहर उड़ेलते चले जाते। कुछ तो यहाँ तक मजाक में कह देते, चलो अब आरव 2 बच्चों का बाप बन गया। पर इरा के कान पर जू तक नहीं रेंगती थी। ये देख सब हैरान और चुप हो जाते। 1 साल और बीत रहा था कि एक अनहोनी घटना घट गई। महक के स्कूल से फोन आया कि महक बेहोश हो गई है। आरव और इरा अपने ऑफिस में थे। अंश को कल्याणी के पास छोड़ धरा तुरंत अस्पताल भागी। आरव और इरा को उसने रास्ते में ही फोन कर दिया था। महक को डॉक्टर देख चुके थे। उन्होंने उसे एडमिट कर कुछ टेस्ट कराने की सलाह दी। धरा आरव के कहने पर महक को सीधा अस्पताल ही ले गई थी। स्कूल में फर्स्ट एड मिलने के बाद जब वो होश में आई तो वो बहुत सुस्त और कमजोर लग रही थी। आरव और इरा भी अस्पताल पहुंच गए थे। महक ने बताया कि सुबह से ही असुविधा महसूस हो रही थी। अचानक उसे चक्कर आने लगे थे और वो फिर बेहोश हो गई थी। हैरान तो सब तब हुए जब उसने कहा, कई बार ऐसा लगता है कि सिर घूम रहा है,
कभी अचानक अजीब सा डिप्रेशन लगने लगता है। धरा इस बात पर पूरी तरह चौंक गई और रोते हुए बोली, इरा, ये क्या कह रही है महक? अनिकेत की भी तो ऐसी ही तबीयत खराब होनी शुरू हुई थी। क्या महक भी? अरे नहीं भाभी, पढ़ाई का दबाव होगा। कितना तनाव रहता है आजकल बच्चों को। आप परेशान ना हो, हम सब हैं ना। इरा ने धरा को तसल्ली दी। महक के सब टेस्ट हुए। रात को आरव ने सबको घर भेज दिया था। अगले दिन इरा अनिकेत को अपने साथ ही अस्पताल ले गई। वो थोड़ी देर महक के पास बैठे रहे। फिर अनिकेत सहसा बेचैनी से उठने बैठने लगे तो इरा उन्हें वापस घर ले आई। धरा महक के पास थी। घर लौटते ही कल्याणी ने इरा को डपटा। अनिकेत को क्यों लेकर गई थी? माँ, महक की बीमारी का पता लगाने के लिए भैया का टेस्ट, मतलब डॉक्टर को कुछ और जांच करवानी थी। बात बदलते हुए इरा किचन में चली गई। इरा ने थोड़ी देर बाद देखा कि कल्याणी और उर्मिला की आवाजें महक के कमरे से आ रही थी। उर्मिला जब भी आती महक के कमरे में ही सोती थी। इरा दरवाजे तक जाकर रुकी। उर्मिला कह रही थी, आप पोल खुलने वाली है, रिपोर्ट में सच सामने आ जाएगा। बड़े आए हर समय भाभी भाभी की रट लगाने वाले। आंखें खुलेंगी अब सबकी। हम कह रहे थे ना कि पति को संभाल कर रख, पर सुनती कौन है। आरव पिता की तरह ही तो है, डटा है अस्पताल में। कल्याणी ने भी हाँ में हाँ मिलाई। बाहर खड़ी इरा का खून खौल उठा। घर की बच्ची की तबीयत खराब है और ये दोनों इस समय इतनी घटिया बातें कर रही हैं। अगले दिन महक की सब रिपोर्ट्स आ गई। सब सामान्य था, बस उसका बीपी लो हो गया था। शाम तक उसे डिस्चार्ज होना था। आरव और धरा अस्पताल में ही रुके। इरा जब घर पहुंची तो उर्मिला ने झूठी चिंता जताते हुए कहा, सब ठीक तो है ना? वो जो डीएनए टेस्ट, उसमें क्या निकला? ये पूछते पूछते भी उर्मिला की आंखों में मक्कारी दिखाई दे रही थी। इरा ने आसपास देखा। दिवाकर कुछ सामान लेने बाजार गए हुए थे और अनिकेत अपने रूम में थे। इरा ने बहुत ही गंभीर स्वर में बात शुरू की, माँ, मौसी, मैं थक गई हूँ आप दोनों की झूठी बातों और तानों से। माँ, आप कैसे आरव और भाभी के बारे में गलत बातें कर सकती हैं? आप दोनों हैरान होती हैं ना कि मुझ पर इन बातों का असर क्यों नहीं होता? इरा ने रुककर गहरी सांस ली और बोली, वो इसलिए क्योंकि विवाह की पहली रात को ही आरव ने मुझे बता दिया था कि वो हर हालत में भाभी और महक की देखभाल करते हैं और हमेशा करेंगे। उन्होंने मुझे सब बताया कि आपने जानबूझकर अपने मानसिक रूप से अस्वस्थ बेटे का विवाह एक अनाथ गरीब लड़की से करवाया, जिससे वो आजीवन आपके दबाव में दबी रहे। आरव ने आपको किसी लड़की का जीवन बर्बाद ना करने की सलाह भी दी थी, पर आप तो पंडितों की सलाह के चक्कर में पड़ी थी कि ये ग्रह का प्रकोप है जो विवाह के बाद दूर हो जाएगा। इरा की बातें सुन दोनों के चेहरे के रंग उड़ गए। इरा ने आगे कहा, आपकी इस हरकत पर आरव हमेशा शर्मिंदा और दुखी रहे हैं। भाभी का जीवन आपने बर्बाद किया है। आरव अपनी देखरेख और स्नेह से आपकी इस गलती की भरपाई ही करने की कोशिश करते रहते हैं। वे ही नहीं, मैं भी भाभी की हर परेशानी में उनका साथ दूंगी। और रही बात रिपोर्ट की, डॉक्टर ने साफ स्पष्ट कर दिया है कि महक को उसके पिता की आनुवंशिक स्वास्थ्य समस्या की शुरुआत है, जिसका समय पर इलाज मुमकिन है। मौसी, आपकी बस इसी रिपोर्ट में मक्कारी भरी रुचि थी ना? इरा की ये दो टूक और खरी खरी बातें सुनकर दोनों अवाक रह गई। इरा ने कड़े शब्दों में चेतावनी दी, आगे से कभी आप मुझसे ऐसी बातें मत करना, वरना मैं और आरव भाभी को लेकर अलग हो जाएंगे और इस अच्छे भले घर को तोड़ने की जिम्मेदारी आप दोनों की ही होगी। हमें शांति, स्नेह और सम्मान के साथ एक दूसरे के साथ रहने दें तो अच्छा रहेगा। कहकर इरा अपने बेडरूम में चली गई। पीछे से कल्याणी ने बौखलाते हुए कहा, अरे तुम कहाँ चली उर्मिला? दीदी, मैं जरा घर पर एक चक्कर काट लूं, फिर आऊंगी। और आज तो तुम्हारी बहू की निश्चिंतता का राज भी पता चल गया। एक बेटा तुम्हारा बीमार है, दूसरा कुछ ज्यादा ही समझदार। पहले दिन से ही सब कुछ बता रखा है बीबी को। कहते हुए उर्मिला के पैर पटकने की आवाज इरा को अपने कमरे में सुनाई दी तो उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ गई। पूरे प्रकरण की जानकारी देने के लिए उसने मुस्कुराते हुए आरव को फोन मिला दिया। दोस्तों, समाज में कुछ लोगों की मानसिकता इतनी संकीर्ण होती है कि वे पवित्र और निष्कलंक रिश्तों में भी शक की बू ढूंढने लगते हैं
परिवार की किसी जिम्मेदारी, अपनेपन और मानवीय सेवा को गलत नजरिए से देखना और चुगली करना न सिर्फ रिश्तों को दीमक की तरह खोखला करता है, बल्कि अपनों की जिंदगी को नर्क बना देता है। इसके विपरीत आपसी समझ, सच्चाई और जीवन साथी के साथ पारदर्शिता से बड़े षड्यंत्र और तानों को हराया जा सकता है। क्या सासू माँ और उर्मिला मौसी का बड़ी बहू धरा और छोटे बेटे आरव के पवित्र रिश्ते पर शक करना समाज की सड़ी गली मानसिकता को नहीं दर्शाता? यदि ईरा की तरह हर बहू अपने पति और परिवार में पारदर्शिता और विश्वास का साथ दे, तो क्या ऐसे चुगलखोर रिश्तेदारों की साजिशें कभी कामयाब हो पाएगी? अपने विचार जरूर साझा करें। दोस्तों, बस इतनी सी थी ये कहानी। उम्मीद है आपको ये पारिवारिक और प्रेरणादायक कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो और इस कहानी को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली ऐसी ही एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमें अनुमति दीजिए। धन्यवाद।